चलिए, सीलोम इज अ बॉडी कैविटी, ठीक है, एंड बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक, अब ये बॉडी कैविटी क्या होता है ना, इसको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक्चुअल में ये जो सीलोम वगैरह है ना बेटा, हम जो जर्म लेयर पढ़ते हैं, सीलोम पढ़ते हैं, ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज का है, ये अभी का नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिना नाम के बेटा जैसे रहते हो तो आप लोग बता दिया करो, वरना मैं रिमूव कर देता हूँ, है ना। यस सर। है ना, ध्यान रखना आप लोग, और नेक्स्ट टाइम आप नाम से आ जाना। चलो, तो सीलोम जो अभी मैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रहा हूँ एनिमल किंगडम के, मैक्सिमम सब एम्ब्रियोनिक स्टेज का। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है कि कोई एक बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उसका जो 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें 2 फेज होता है, एक एम्ब्रियो एक फीटस, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो रहता है ना, तो ये सब इनिशियल स्टेजेस है 9 मंथ में। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में भी ये सब सीलोमिलोम, सिमेट्री, ये सब चीजें होती है, ठीक है। तो ये मेनली जो है सीलोम, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का है, जब इंसान पैदा नहीं हुआ है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि हाइपोथेटिकली मैं अगर एक इंसान को ऐसा दिखाऊं, ठीक है, इसको मैं ऐसा बीच से कट कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई इंसान है, ठीक है, इसको मैं बीच से ऐसा कट कर दूं, ऐसा, इसको ऐसा काट दूं, ऐसा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कट करूंगा तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर इसका स्टमक, इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ होगा, हाँ, ऐसा आप लोग पढ़े होगे, यस ठीक है। सर। यस सर। तो ये क्या है, उसका बॉडी वॉल है, ये क्या है उसका बॉडी वॉल, ये इज बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, ठीक है। और ये क्या है, गट वॉल। अब ये गट क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अब शुरू में क्या रेस्क्यू सिस्टम पढ़ाए हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो रहता है माउथ टू एनस, पाइप फ्रॉम माउथ टू एनस। हाँ, है ना, एक कंटिन्यूअस पाइपलाइन है बोल सकते हो, जिसमें हमारा फूड एंटर करता है और फूड जो रहता है वो ट्रेवल करता है, और उस ट्रेवलिंग के दौरान फूड का डाइजेशन होता है ना, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो माउथ टू एनस मतलब माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। तो ये पूरा का पूरा जो रहता है ये कंप्लीट ट्यूब है, माउथ टू एनस जो ट्यूब है, इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल समझते ना आप लोग, है ना, कैनाल। तो कैनाल के जैसा, ट्यूब के जैसा रहता है एलिमेंट्री कैनाल, उसको शॉर्ट में जीयूटी गट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मैं ये एलिमेंट्री कैनाल इतना बड़ा बड़ा वर्ड यूज नहीं करूंगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट रहता है अपन वही यूज करते हैं, जैसे गट वॉल। तो ये गट वॉल है। अब वॉल मतलब क्या होता है, जैसे आपका कमरा है भाई, है ना, आपका जो घर है, हाँ, जैसे आपका घर है, तो ये मान के चलो भाई, ये ऐसा 2 रूम है, 2 BHK का है फॉर एग्जांपल, है ना। तो जैसे ये रूम 1 है, रूम 2 है, तो आपका जो रूम है उसके 4 वॉल होंगे, बोलो, हाँ, 4 वॉल होंगे, यस हाँ। तो ये वॉल ऑफ रूम बोल सकते हैं, कौन सा, रूम 2, एंड ये वॉल ऑफ रूम 1। तो वैसे ही गट जो एलिमेंट्री कैनाल है चारों तरफ से सराउंडेड है, तो उसका जो वॉल होता है उसको हम वॉल ऑफ गट बोलते हैं। और जैसे ये बॉडी है, तो बॉडी का जो हमारा जो आउटर लेयर है, ठीक है, बॉडी का जो आउटर लेयर है, दैट इज हमारा ये बॉडी का आउटर वॉल हो गया, ठीक है। तो दैट इज बॉडी वॉल हो गया और ये गट वॉल हो गया। समझ आ रहा है ये डायग्राम, ये इंसान को मैंने यहाँ ऐसा कट कर दिया है। अब इसके ऊपर क्या था, इंसान था भैया, ऐसा, हाँ, ये ऐसा उसका गर्दन है, उसका हेड है, ये ऐसा था, मैंने यहाँ से उसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद मैं इसको देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से इसका बॉडी वॉल मुझे नजर आएगा। ऐसे काटेंगे तो समझ आ रहा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, वो बैक वाला हिस्सा, ये साइड वाला हिस्सा, ये बॉडी वॉल सिलेंड्रिकल जैसे होता है हमारा, है ना, थोड़ा सा डोर्सोवेंट्रली हल्का सा फ्लैट और सिलेंड्रिकल जैसे हमारी बॉडी है। कई लोगों का सिलेंड्रिकल नहीं होता है, कई लोगों का मटके के जैसा होता है, तो ये सबका अलग अलग है। तो ये क्या है भैया हमारा ये, अब ये क्या हो गया, जैसे यहाँ से ऐसा कट किए तो ये एलिमेंट्री कैनाल की वॉल हो गई। तो ये, तो अब इसको मैं उठा के यहाँ पर अगर दिखाऊं तो ये बॉडी वॉल हो गया, ठीक। अब बीच में क्या हो गया, बोलो, ये क्या हो गया बेटा, गट वॉल,
ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग, एसीओ, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग, जहां से फूड एंटर करेगा। तो यहाँ से क्या पास होगा भैया, यहाँ से फूड पास होगा। तो ये बॉडी को मैं ऐसा, इधर देखो, ये मैंने ऐसा काटा, इसको ऐसा काटा, अब इसको मैंने ऐसा दिखाया आपको, ठीक है। तो बीच में एक और कैविटी होगी एलिमेंट्री कैनाल की, ऐसा बीचों बीच जा रहा है ये वाला, समझ आ गया आप सबको, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, Yes, sir. बॉडी वॉल। इमेजिन करना है बेटा, मैं चाहूँ तो इसमें भी दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा सा इमेजिन करो तो ज्यादा अच्छा है ना। यस सर। चलो, तो यहाँ से फूड एंटर करेगा, मैं इसको ये सब नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा गट वॉल हो गया, वो हमारा बॉडी वॉल हो गया। तो ये गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। तो बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। समझ आया बात, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। सर लाइंड बाय के बाद क्या लिखा है? लाइंड बाय सर मेसोडर्म, लाइंड बाय वो थोड़ा वो मेसोडर्म। ट्यूबलाइट आ रही है सर। ओके सर। हाँ, ट्यूबलाइट का रोशनी आ रहा है बेटा, ट्यूबलाइट नहीं आ रहा, तो वो मेसोडर्म है, ठीक है। हाँ चलो, तो गट वॉल और बॉडी वॉल, तो ये क्या है बेटा, ये क्या हो गया हमारा, सीलोम। ये क्या है हमारा, सीलोम। समझ आया? हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. सीलोम को हम लोग स्पेस बोल सकते हैं। सीलोम एक कैविटी है बेटा, कैविटी मतलब स्पेस ही होता है, एक खाली जगह, एक कैविटी। कैविटी समझते हैं ना, एक स्पेस, ठीक है। तो एक स्पेस है, कैविटी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ठीक, समझ आया बात आप लोगों को? यस सर। लेकिन यहाँ पर दूसरा लाइन जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक ये सीलोम नहीं कहलाएगा। ये तो पहला लाइन हो गया कि बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ये हो गया, तो ये सीलोम। लेकिन ये सीलोम तब तक नहीं होगा जब तक बॉडी वॉल एंड गट वॉल किससे लाइंड नहीं होगा, मेसोडर्म। मेसोडर्म। तो मेसोडर्म कैसे लाइंड होगा, इधर ध्यान से देखना, मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, अगर ये चला तो, ठीक है, चल रहा है, वेरी गुड। तो ये हमारा गट वॉल बाहर से कवर्ड है मेसोडर्म की मेम्ब्रेन से, और बॉडी वॉल अंदर से कवर्ड है मेसोडर्म की मेम्ब्रेन से। ठीक, दिख रहा है आप लोगों को? मैं Yes, अलग बना रहा हूँ, yes, sir. है ना। तो अब यहाँ पर दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये मैं इतना स्लो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। बेटा राशि जल्दी ज्वाइन किया करो, राशि जल्दी ज्वाइन किया करो। यस सर। हाँ, लकी आप एब्सेंट थे बेटा पिछले क्लास में? यस। बेटा कंटिन्यू किया करो आप लोग, सभी लोग क्लास, कोशिश किया करो। अगर आलतू फालतू छोटा मोटा काम है तो भले छुट्टी मारा करो, अदरवाइज आप लोग क्लासेस को अटेंड करने की पूरी कोशिश किया करो, ठीक है ना। सर एक बार सीलोम और बताइए ना। ऊपर पढ़ो बेटा, पहला लाइन क्या है, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो बॉडी कैविटी, ये खाली स्पेस है, कैविटी है, दैट इज बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, पहला लाइन। दूसरा लाइन, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ये बॉडी कैविटी है ना जिसको हम सीलोम बोल रहे हैं, तो ये सीलोम कब होगा, जब ये मेसोडर्म से लाइंड होगा। ये मेसोडर्म से लाइंड है, तो बॉडी वॉल के अंदर है एक मेसोडर्म की लाइनिंग, दैट इज मेम्ब्रेन मेसोडर्म का, और गट वॉल के बाहर है हमारा मेसोडर्म की लाइनिंग, ठीक है। तो इस टाइप का जो सीलोम होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सीलोम और यू सीलोमेट, ठीक है। तो इस टाइप का जो सीलोम होता है ये ट्रू सीलोम है, ठीक है, और इसी को यू सीलोम भी बोलते हैं, यू सीलोम, ठीक है। और इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको यू सीलोमेट एनिमल्स। तो पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया कि भैया हाँ ट्रू सीलोम क्या होता है, यू सीलोम क्या होता है। अब हम देखेंगे फॉल्स सीलोम क्या होता है, तो मैं इसको सर हटा ये रहा हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज का है या फिर ये सब एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो मतलब वो जो गट वॉल है और जो बॉडी वॉल है उनके बीच में मेसोडर्म के सेल्स। हाँ, ये मेसोडर्म के अच्छा। पूरा लेयर ऐसा जमा हुआ है, ठीक है। अब ये सीलोम में क्या होगा, क्या रहेगा, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, हमारे Yes, जितने भी sir. इंटरनल ऑर्गन्स हैं, है ना, वो सब इसी सीलोम में ही पैक्ड रहता है, इसी सीलोम के अंदर रहता है, ठीक है, ये खाली जगह में। अब ये तो हो गया ट्रू सीलोम पहला। दूसरा हम देखेंगे सूडो सीलोम,
सूडो मतलब false, 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 सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा सिलोम। तो अब ये क्या होगा देखेंगे इसका। हाँ तो ये क्या है? body wall, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल। और ये क्या है? gut wall, gut, वॉल। ठीक है। अब कायदे से किससे लाइंड होना चाहिए बॉडी वॉल और गट वॉल? मेसोडर्म। mesoderm, mesoderm, और ये पूरा mesoderm, कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? डिसकंटिन्यू लाइनिंग रहेगी। पैचेस में है, ठीक है। मेसोडर्म कंटिन्यू लाइनिंग में, कंटिन्यू लाइनिंग नहीं है मेसोडर्म की, ठीक है, ऐसा पैचेस में। तो ये गट वॉल बाहर से कवर्ड तो है बट कंटिन्यूअस नहीं। बॉडी वॉल अंदर से कवर्ड तो है मेसोडर्म से, है ना, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये क्या है? मेसोडर्म। मेसोडर्म रेड वाला क्या है? मेसोडर्म, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये सिलोम है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये सिलोम है। ये सिलोम है, ये सिलोम है, बट ये सिलोम पैचेस में है, पैच पैच में, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे ये पूरा कंटिन्यूअस है, ये पूरा का पूरा सिलोम है, लेकिन वैसा ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस टाइप का जो सिलोम होता है, उसमें बॉडी वॉल भी होता है, गट वॉल होता है, उसके बीच में स्पेस भी होता है, और दोनों लाइंड होता है मेसोडर्म से भी, बट वो कंटिन्यूअसली नहीं रहता है, पैच पैच में, ना पैचेस में, सिलोम प्रेजेंट इन पैचेस। तो उस टाइप का जो सिलोम होता है उसको हम लोग सीडो सिलोम बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो नीट का एकदम फेवरेट है, ठीक है, नीट का फेवरेट एश एलिमेंटस। कौन सा फाइलम है? कौन से नंबर का फाइलम है शुरुआत से? fifth, बोलो। फिफ्थ, fifth, फिफ्थ। फिफ्थ। ठीक है। तो ये एस एलिमेंटस और निमेटोडा इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत बार आया है, मतलब इसकी कोई गिनती नहीं बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि ये एकलौता फाइलम है जिसमें सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, जिसमें सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद जो भी आते हैं, अब एस एलिमेंटस के बाद क्या क्या आएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ। अमन पिछले क्लास में क्यों नहीं आए थे? नहीं आया था ना पिछले क्लास में? अमन पिछले क्लास में नहीं आया था ना? yes sir, छुट्टी ज्यादा नहीं मारना है बेटा। sorry sir, चलो पुष्पा बताएगी। बता बेटा, एस एलिमेंटस के बाद कौन सा फाइलम आएगा? जल्दी बताओ। segmental shell, हैं? क्या बोली बेटा? आवाज कट रहा, मैं दूसरे से पूछ रहा हूँ। रिद्धि, रिद्धि, yes sir, कौन सा आएगा इसके बाद? कौन सा फाइलम? एनिलिडा के बाद? एनिलिडा के हैं? बाद आर्थ्रोपोडा, हाँ आर्थ्रोपोडा, हाँ, अर्पिता, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा? sir mollusca, मोलस्का के बाद क्या आएगा भाई? आयुष, श्रीवास, सर पिछले क्लास में आए थे? सर इकाइनोडर्मिटा। नहीं बेटा, पिछले क्लास में आए थे आयुष? नो सर, पिछले साल क्लास में नहीं आए थे, पर रिकॉर्डेड वीडियो देखें। अच्छा, क्या आता है भाई? सर इकाइनोडर्मिटा, मोलस्का आएगा बेटा पहले, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मिटा। इकानोडर्मिटा। चलो ठीक है, गुड। तो अब देखो बेटा, अब इसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं, है ना, कॉर्डेटा तक, सब में ट्रू सिलोम होता है। तो कहां से कहां तक लिखूंगा मैं एग्जांपल इसका? बोलो। एनिलिडा टू कॉर्डेटा, एनेलिडा टू कॉर्डेटा। तो आपको, है ना, एक एक बार एक एक फाइलम में याद रखने की जरूरत नहीं। एनेलिडा से पूरा कॉर्डेटा तक, ठीक है।
ट्रू सीलोम किस में रहेगा? एनेलिडा से पूरा कॉर्डेटा तक। तो एनेलिडा के पहले क्या आता है? एस एलिमेंथस और निमेटोडा। ठीक है, तो इसमें सूडोसीलोम रहेगा। अब क्या बचा? ए सीलोमेट एनिमल। ठीक है, ए सीलोम। अब ये ए सीलोम क्या होगा? जिसमें ना पहला वाला इसमें क्या होगा? लाइन हाँ एब्सेंट होगा, क्योंकि मिजोडम तो होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो होता है प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस। सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ, सर ठीक है, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। चलो, तो जो प्लेटिहेल्मिन्थस है बेटा, ये ए सीलोमेट होता है। अब एक चीज बताओ कि प्लेटिहेल्मिन्थ जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो इसका मतलब है मेसोडर्म भी होगा उसमें। बोलो। यस सर। यस सर। है ना? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉडी कैविटी भी हो, है ना? और बॉडी कैविटी होगा भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बॉडी कैविटी लाइंड होगा मेसोडर्म से। ठीक है, तो ये एसिलोमेट होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल। ऐसा एग्जाम में बहुत बार आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल्स। तो जो भी एग्जांपल्स होते हैं, टीनिया सोलियम वगैरह, टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये सब प्लेटिहेल्मिन्थस के एग्जांपल होते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसके एग्जांपल आते हैं। ऐसा फाइलम वाइलम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे सीडोसिलोमेट का एग्जांपल आएगा कि कौन सा एग्जांपल है, कौन सा एनिमल है, ये तो फाइलम का नाम बताया मैंने बेसिक, क्योंकि एग्जांपल हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ आया बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि भाई ये बॉडी वॉल है, गट वॉल है ना? और इसमें कोई स्पेस नहीं होता है। तो ये आउटर बॉडी वॉल हो गया, ठीक है, और ये इनर गट वॉल हो गया, ये मेसोडर्म हो गया। मेसोडर्म तो होता है बट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी का एक डायग्राम निकालो। ठीक है, अगर आपके पास है एनसीईआरटी 48 पेज। हाँ बोलो बेटा। सर अगर बॉडी कैविटी है और मेसोडर्म भी है तो लाइंड होना जरूरी है कि वो लाइंड बिल्कुल ही बेटा, होगा? बिल्कुल बिल्कुल लाइंड होना जरूरी है। अगर ये कैविटी लाइंड नहीं है तो वो सिलोम नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला ना, दो लाइन दोनों का होना जरूरी है। एक भी होगा और एक नहीं होगा तो वो सिलोम नहीं। ठीक है, यस। एनसीईआरटी का 48 पेज देखो आप लोग। एक डायग्राम है बहुत सुंदर सा, आप लोग चाहो तो दिवाली में रंगोली भी बना सकते हो उसका। ठीक है, यस सर। यस है ना? सर। तो ए सिलोमेट दिख रहा है आप लोगों को, सिलोम, यस है सर। ना? यस और सर। वो जो Yes, sir. एकदम सुंदर सा जो कलरफुल है ब्लू कलर के नीचे वाला, रेड है क्या है वो? हाँ थोड़ा सा। यस सर रेड। हाँ, तो Yes, वो क्या है बेटा? वो मेसोडर्म की शीट है। ठीक है, और सबसे बीचों बीच ओके क्या सर। चीज है? बीचों बीच क्या चीज है?
बीच में क्या है एकदम छोटा सा जो गोला है वो क्या है? Digestive गट वॉल की कैविटी है वो। गट वॉल, गट मतलब गट की कैविटी है वो, एलिमेंट्री कैनाल की कैविटी है। ठीक है। सूडोसिलोम सर। देखो, अगर आप देख रहे होगे तो पैचेस में है लाइनिंग, है ना, यस सर। तो वो सूडोसिलोम कहलाता है। और यहाँ पर देखोगे तो आपको कैविटी दिखेगा ही नहीं। ठीक है, कैविटी नहीं है वहां पर कुल मिला के। ठीक है, मतलब मेसोडर्म के सर बीच में कोई कैविटी नहीं बनी, है ना। सर कायदे, हाँ, होता क्या है कि जैसे मेसोडर्म होता है बेटा, होता क्या है, जैसे मेसोडर्म है, ठीक है, तो ये मान के चलो, इमेजिन करो कि ये आउटर वॉल हो गया, ये इनर वॉल हो गया, बीचों बीच में मेसोडर्म की ऐसे एक मेम्ब्रेन होती है। तो जो सूडोसिलोमेट और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे स्प्लिट होती है। कुल मिला के एक्चुअल में अगर इसका जो डायग्राम है, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसमें होता ये है कि जो मेसोडर्म की शीट होती है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसे बीच से स्प्लिट होता है। मेसोडर्म जैसे एक लेयर है, दूसरा लेयर है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये है 2 लेयर बना। अब दोनों लेयर एक दूसरे से अलग होंगे, तो अलग होंगे तो क्या होगा कि अलग होंगे तो क्या होगा, एक लेयर बॉडी वॉल को कवर करता है, दूसरा लेयर एलिमेंट्री कैनाल को कवर करता है। ठीक है, तो ये स्प्लिट होने के कारण बीच में जो कैविटी बन जाता है उसी को हम सिलोम बोलते हैं। समझ आ गया बात? सर इसमें यस सर। मेसोडर्म की लेयर तो पता है, मेसोडर्म सेल्स की, लेकिन एंडोडर्म और उनकी लेयर कहाँ है? एंडोड ये सब बॉडी कैविटी, जो बॉडी वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब उसी से तो बनते हैं बेटा। ठीक है, स्किन है, Excuse me, sir. तो मतलब जो गट वॉल है वो एंडोडर्म की बनी है। एंडोडर्म से, वो सब आगे पढ़ोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों का काम नहीं है। तो जो गट वॉल है, बॉडी वॉल है, ये सब बाकी एक्टो एंडोडर्म से बनता है। हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो, किसको क्या सर ये सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा एसिलोमेट्स होंगे कि नहीं होंगे? उसको वो एक्चुअल में एसिलोमेट ही है, वो सिलोम बनेगा ही नहीं, है ना। तो उसमें एक तो ये पहला वाला जो रहता है वो होगा ही नहीं। क्यों? अब उसमें हम लोग पढ़ते ही नहीं है उसमें, सच बताऊं तो। लेकिन वो, उसको आप बोलोगे कि सर लेंगे कि नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं लेंगे सिलोम विलोम उसमें। क्यों नहीं लोगे बताओ? सर क्योंकि उसमें मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता, मेसोग्लाइफोजेन पहला होता तो है। मेसोडर्म नहीं होता, वो डिप्लोब्लास्टिक है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा को तो हटा दो, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक पहली बार। तो मेसोडर्म वाला कहानी तो खत्म ही हो गई है। दूसरा में आपको एक प्रॉब्लम जाएगी, क्या? गट वॉल, एलिमेंट्री कैनाल इज ऑर्गन, तो वो तो बेटा टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन है ही नहीं बेचारे लोगों के पास। तो ना पहला है ना दूसरा है, उनके पास कोई फुलफिल नहीं हो। ठीक है, सर समझ? हाँ, यस सर, थैंक यू सर। सर इसको जैसे हटा दो। exam में आप बोले हाँ, थे कि एग्जाम्पल आएगा, तो सर वो साइंटिफिक नेम वाला आएगा कि नॉर्मल नेम वाला आएगा? कुछ भी आता है बेटा, आपको सब याद रखना है। ठीक है, कुछ भी आता है ना, और ज्यादातर साइंटिफिक नेम ही आता है ना। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब में साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम कुछ भी आता है। हटा दूं मैं इसको? यस यस सर। यस सर। इसमें क्या याद ही करना है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसमें एग्जांपल सबसे ज्यादा दिक्कत वाला है, चीज है, इसको आपको याद करना रहता है। और एग्जांपल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे ऐसा पूछ देगा कि which of the following is the acoelomate ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, ऐसा टाइप का, मतलब फीचर्स बता के एग्जांपल पूछ देगा। तो पहले आपको फीचर्स ही पता होने चाहिए कि किसमें क्या होता है, फिर उसका एग्जांपल याद होने चाहिए। ठीक है, कठिन नहीं है, बात है कि पढ़ने की, मतलब हमको बार बार पढ़ना पड़ता है। यस मल्टीपल रिवीजन ओके। लगता है। सेगमेंटेशन क्या होता है कि सेगमेंटेशन, जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर ही अपन देखेंगे। सेगमेंटेशन जो रहता है, जैसे ये अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म में ऐसा सेगमेंट्स होते हैं, तो है ना, तो अर्थवॉर्म का जो एक एक सेगमेंट होता है उसको मेटामियर्स बोलते हैं। ठीक है, मेटामियर्स बोलते हैं, और इस टाइप के सेगमेंटेशन को बोलते हैं, इस टाइप के सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, तो ये मेटामेरिज्म, है ना, या मेटामेरिक सेगमेंट्स, है ना, जो कि सेगमेंटेशन में आता है। तो ये जो मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं, दे आर ट्रू सेगमेंट्स, है ना। तो जनरली अर्थवॉर्म में आउटर और इनर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब जो सेगमेंटेशन होता है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों होता है। अब ये सेगमेंट्स एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, इसको हम अपने से समझते हैं पहले, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि मैं आपको ऐसा बोलूं, चलो बताओ भाई आयुषी, कि जो मेरे फिंगर है इसमें कितनी हड्डियां हैं, इस ये जो फिंगर है यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसमें कितना बोन है? 3. 3 है ना? दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. कहाँ दिख रहा है? कहाँ बोन दिख रहा है? एक्सरे लगा है क्या बेटा? तो फिर अगर फोल्ड करेंगे तो वो 3 फोल्ड करेगा तब हमको समझ आएगा कि जॉइंट है, और जॉइंट का मतलब है कि ये 2 जॉइंट है, मतलब 3 बोन है, मतलब ऐसे जैसे अपन बोन मैंने अंदाजा लगा। देखा है। हाँ हाँ, तो ऐसा अपन अंदाजा लगाते हैं कॉमनली अगर देखें तो। इसका ये मतलब ये 3 बोन है, तीनों सेगमेंटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये सेगमेंट है। सेगमेंट का मतलब होता है कि भैया अलग अलग, तो ये 3 अलग अलग बोन है जो जॉइंट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए, फ्यूज नहीं है, यस फ्यूज सर। नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग बोन है, 3 बोन है, ठीक है। लेकिन क्या आपको ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं बाहर से? नहीं दिख रहे। तो ये बाहर से अगर सेगमेंट नहीं दिख रहा, मतलब ये इंटरनल है सेगमेंट। अगर बॉडी, अगर स्किन निकाल दें, हमारी बॉडी का स्किन और मसल्स हटा दें, तो जो बोन दिखेगा वो पूरा सेगमेंटेड दिखेगा, है ना? बोन्स पूरा सेगमेंटेड दिखते हैं, जैसे रिब्स हो यस गया, सर। हाथ के बोन्स हो गए, तो ये सेगमेंट्स ऑफ Yes, बोन sir. दिखेंगे। तो सेगमेंटेशन हमारे में अगर देखें तो ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? कहीं से सेगमेंट दिखता है? नहीं दिखता। इंटरनल। तो इंटरनल हो गया। हाँ, तो सेगमेंटेशन इसीलिए इंटरनल और एक्सटर्नल एंड बोथ दोनों टाइप का होता है। तो ये जनरली जो अर्थवॉर्म है उसमें क्या होता है, हर एक सेगमेंट में जो एक्चुअल में ट्रू सेगमेंट या मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करूं अगर, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होता है इसमें। और एटलीस्ट कुछ ऑर्गन हर एक सेगमेंट में अपने आप को रिपीट करता है ना? मतलब जैसे और डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो बहुत सारे जो सेगमेंट है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट, जैसे एलिमेंट्री कैनाल रहेगा, बहुत सारे सेगमेंट में एलिमेंट्री कैनाल मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अगर हम मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं, तो आप में से कौन बताएगा अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता सर है? ट्रू मेटामेरिक में मतलब Malpighian वही तो tubule. बताया ना बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन रहेगा, और हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स अपने आप को रिपीट करते हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, ऐसा पूरे में डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक ऑर्गन मिलेगा। तो ये रिपीटिशंस होते हैं कि भाई वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मान के चलो ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक सेगमेंट में है, तो ये होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट्स पाए जाते हैं, वो भी बाय बर्थ, मतलब पैदा होने के साथ में मिलता है। तो ये होता है ट्रू सेगमेंटेशन। और एक फॉल्स सेगमेंटेशन होता है जो पैदा होने के बाद सेगमेंट्स बनते हैं, जैसे टेप वॉर्म में होता है, पहले आता था अभी नहीं आता। तो टेप वॉर्म में पैदा होने के बाद सेगमेंट बनना चालू होता है, तो ये फॉल्स सेगमेंटेशन। हमारे में पैदा होने के साथ में सेगमेंट्स होते हैं इंटरनली, तो ये भी ट्रू है। समझ आया बात आप लोग को? तो ये सेगमेंटेशन यस है, ये सर। ट्रू है सेगमेंटेशन। ऐसा तो नहीं कि पैदा होने के बाद ही हड्डी बनेगा हमारे में, नहीं, तो पहले से बना हुआ रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही रहता है ना? सेगमेंट अगर किसी एनिमल में, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और कई में एक्सटर्नल। एक और बार बता दीजिए ना। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे अर्थवॉर्म में स्पेशली एनालिडा में आप पाओगे, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी में। जैसे ये सेगमेंट है, आप लोगों का भी अर्थवॉर्म को ध्यान से देखना है, ऐसा आपको ना, ऐसा ऐसा सेगमेंट सेगमेंट सा दिखेगा उसकी Yes. बॉडी, ऐसे लाइन। बाहर ऐसे आगे बढ़ता है, फिर ऐसा कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, फिर फैलता है, तो देखना आप लोग उसमें ना सेगमेंट्स होता है। तो हर एक सेगमेंट को मेटामियर बोलते हैं। तो इस टाइप का जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं उसी को मेटामेरिज्म बोलते हैं या मेटामेरिक सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, बाहर से लेके अंदर तक पूरा सेगमेंट रहता है। जैसे हमारा यहाँ पर अगर सेगमेंट है, ठीक है, ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, तो ये बाहर से नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है सेगमेंटेशन, इंटरनल है। तो उसके में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पाया जाता है, ऐसा है। इसलिए वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, बाकी सर सब ट्रू सेगमेंटेशन। हाँ सर अर्थवॉर्म को बीच से काट देंगे तो भी फिर चलते हो? बेटा, वो तो चलेगा ही ना। वो तो इंसान का, जैसे इंसान को भी हाथों हाथ को जैसे काट दे तो उसका हाथ थोड़ा सा तो मूवमेंट करता है, तो वैसे ही है बेटा उसका। और उसका जो हेड रीजन रहेगा वहां से वो चलेगा, ठीक है। एक पार्ट छूट हेड जाता है, दो तरफ ही ठीक हेड है। रहता है, हाँ, दो दोनों हेड तरफ नहीं हेड रहता रहता है, है। दो मुंडी नहीं रहता उसका, एक ही मुंडी रहता है, ठीक है। एक ही हेड रहता है। तो जो हेड वाले रीजन है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहां से न्यूरल पाथवे उनका ऐसा हमारे जैसा ब्रेन से पूरी बॉडी कंट्रोल नहीं होता है, उनका नर्वस सिस्टम पूरा फैला रहता है। तो उनका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी नर्वस सिस्टम फैला है, तो वो अपना अलग काम करता है,
आधा पार्ट अपना अलग काम करता है, इसलिए कुछ समय तक ये लोग चलते रहते, भागते रहते हैं ऐसा। सर चलो हाँ बोलो। अगर उसका हेड ही काट दिए तो? अब मारना ही है तो मरेगा ही ना बेटा वो, अब सोच ही लिए हो खत्म ही करना है उसको, तो जी मरेगा ही सर। ना बेचारा, जिंदा तो ना रहेगा। ठीक है जी सर। चलो। चलो तो अब देखते हैं बेटा सर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सर हाँ बोलो। सर आप एक बार डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एक बार 5 मिनट में सर छोटा सा एक बार बता दीजिए ना। क्लास के बाद मेरे को बोलना बेटा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है है ना? ठीक। वीडियो नहीं देखे हो क्या? नहीं वीडियो सर मैं देखे हो? प्रेजेंट था, सर मैं प्रेजेंट था सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो अच्छा अच्छा, उसके वीडियो कारण। देख लिया करो बेटा, अगर जैसे इशू होता है ना, क्या बात के लिए अच्छा मत छोड़ा करो, बात के लिए मत छोड़ो, अगर कोई डाउट है तो क्या ना भगा भगा के देख लिया करो यूट्यूब में, ठीक है? तो उससे क्या क्लियर हो जाएगा, कभी याद आया नहीं आया तो वो छूट जाएगा फिर आगे चल के, है ना? तो देख लिया करो। चलो तो ये क्या है बेटा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, डॉर्सली प्रेजेंट होगा, डॉर्सली, ठीक है? अब एक चीज बताओ कि जैसे कोई एक ह्यूमन है, जैसे मान के चलो कि ये कोई एक इंसान है ना, गलत हो जाएगा, कोई एक इंसान है ऐसा सोया हुआ है, ठीक है? तो ये ऐसा कोई है ना, तो ये ऐसा देख रहा है मतलब एकदम बेचारा, एकदम कुछ तो ख्यालों वो में सोया खोया था हुआ है। ना? हाँ ये सोया हुआ है ऐसा, एकदम ऐसे आसमान में तारे गिन रहे हैं, है ना? तो आँख खोल के? हाँ आँख खोल के, तो बेटा कैसे गिनेगा, आंख बंद करके तारे कैसे गिनेगा, ठीक है, ख्यालों में। तो ये ऐसा ऐसा देख रहा है, ठीक है? तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलोगे, और इसके पीछे वाले हिस्से को क्या बोलोगे? एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर, इंफीरियर, क्या बोलोगे? ये सामने वाला, ये आपको देख रहा है, इंफीरियर। ये लोग कैसे बोल रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? फ्रंट जो फेस है, इंफीरियर। इंफीरियर। और कोई? डॉर्सल। डोर्सल। और कोई? सर इंटीरियर। सर वेंट्रल। सेंट्रल। सर वेंट्रल। वेंट्रल होगा बेटा, ये वेंट्रल है, इसके ये पीछे सब डोर्सल चीजों होगा, का ये मतलब नहीं बता चुका पता। हूँ। मैं बताया था ऐसे, गाय को देखो, गाय ऐसा जो आपको यस दिखती सर। है वो एंटीरियर है, उसका जो पूंछ जहाँ पर होता है वो पोस्टीरियर है, उसका जो पीठ होता है गाय का वो डोर्सल है, और उसका जो पेट वाला Yes, हिस्सा होता है वो sir. वेंट्रल है, ठीक है? तो फिर मैंने बोला था अब Ventral. ये आपको गाय देख रही है, अब गाय को ऐसा खड़ा कर दो, तो ये वेंट्रल हो गया, पीछे वाला डोर्सल हो गया, समझ आया बात? तो वैसे ही हम भी तो हैं, हम भी तो 4 पैर के जानवर है, तो उसमें 2 हाथ हो गया, अब हमारा पैर नहीं रहा, ठीक है? बट उनका अब 4 पैर था, तो हम भी तो उन्हीं के जैसे हैं। अगर हम ऐसा अगर घोड़ा बन जाए, तो होता है ना बच्चे लोग बोलते हैं चलो घोड़ा बनो, ठीक है? तो ऐसा अगर हो, हम पूरा अगर चारों पैर हाथ पैर से अगर ऐसा जमीन पर ऐसे खड़े रहे अगर, तो हमारा ये पीठ वाला हिस्सा डोर्सल हो जाएगा, ये हिस्सा हमारा वेंट्रल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? सर क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होता है, हाँ बोलो बेटा। सर डॉर्सल और सुपीरियर सेम होता है? बेटा वो डिपेंड करता है आप किस एनिमल में देख रहे हो और उसका पोजीशन कैसा है, ठीक है? तो जैसे सर हम खड़े हैं गाय में ऐसा, तो सुपीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर होता है। गाय में डोर्सल होगा बेटा, वो सब डोर्सल हिस्सा है, ये वेंट्रल है। सुपीरियर हम लोग अपने में बोलेंगे, जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं, 2 पैर से, ठीक है? तो अब हम इसको एंटीरियर बोलने के बदले सुपीरियर बोल सकते हैं, ठीक है? और जनरली एंटीरियर भी बोलते हैं, एंटीरियर को सुपीरियर बोल सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि 4 ही एक्सिस होगा किसी भी एनिमल में, 4 एक्सिस होगा, ठीक है? तो सुपीरियर और इंटीरियर आप एक ही जैसा बोल सकते हो, इंफीरियर या पोस्टीरियर दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है? डिपेंड करता है वो किस टाइप से है, ठीक है? ओके सर। वो डोर्सल होता है ना, ध्यान रखेंगे, पीठ वाला हिस्सा हमेशा डोर्सल होगा। तो ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सली प्रेजेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एनिमल बनाऊं, ये एक एनिमल है जिसका ये हेड है, ये इसका टेल है, ठीक है? ये इसका आंख है, ये इसका मुंह है, ठीक है? अब इसका ये डोर्सल वाला हिस्सा है, ये वेंट्रल है, ठीक है? ये डोर्सल है और ये एक वेंट्रल, ध्यान से समझना, ठीक है? तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो डोर्सली प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट रहेगा, ये नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड,
ठीक है, ये क्या है, ये नर्व कॉर्ड है ना, ये नर्व कॉर्ड होता है। देन उसके बाद हमको मिलेगा क्या, नोटोकॉर्ड, ये मिलेगा हमको नोटोकॉर्ड। तो ये क्या चीज है भैया, ये नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा मिलेगा क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा ये माउथ से, ये एलिमेंट्री कैनाल एनस, ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल और जीजूटी गट। समझ आया बात? तो बात ये नर्व आती कॉर्ड है, ही नोटोकॉर्ड होता है? नहीं बेटा, नर्व कॉर्ड अलग है, नोटोकॉर्ड अलग है। देखो ना, ये ऊपर मैंने नर्व कॉर्ड बनाया है ना, नहीं दिख रहा है क्या? ब्लू कलर में बनाया है ना बेटा, इसीलिए तो मैं, इधर देखो, ये अलग है ना जी। सर नर्व कॉर्ड मतलब? आपका स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना बेटा, शुरुआत में एक नर्व कॉर्ड होता है, एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब आप मतलब कोई अगर पैदा भी नहीं हुआ है, तो ड्यूरिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अ नर्व कॉर्ड, तो वो एक ट्यूब के जैसे रहता है। फिर वो ब्रेन आगे का हिस्सा, हेड वाला हिस्सा ब्रेन में डेवलप होता है, बाकी नेक से बाकी पूरा टेल तक के जो रहेगा वो स्पाइनल कॉर्ड बनता है। और उसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो ये नोटोकॉर्ड होता है। तो नोटोकॉर्ड जिसमें पाया जाएगा उसी को ही हम कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। एक होता है नॉन कॉर्डेटा, इकानोडर्मेटा तक के नॉन कॉर्डेटा था, याद आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? यस सर। यस सर। यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, नहीं ना? पॉरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, रेटा, देन उसके बाद टीनोफोरा। जो लोग क्लास नहीं अटेंड किए थे पिछले क्लास, बेटा आप लोग देख लीजिएगा। देन टीनोफोरा के बाद क्या आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थस, मैं थोड़ा सा ऐसी घसीटी लिखूंगा, ठीक है। देन उसके बाद नेमाटोडा और नेमाटोडा। देन उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा। देन उसके बाद ऑर्थोपोडा आर्थ्रोपोडा। देन उसके बाद मोलस्का मोलस्का। देन उसके बाद एंडोडर्मिटा काइनोडर्मेटा। देन उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा। देन उसके बाद कॉर्डेटा। कॉर्डेटा है, ठीक है। यस सर। चलो, तो कॉर्डेटा इज अ फाइलम। बाकी यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे, इट इज नॉन कॉर्डेट, ठीक है। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का नॉन कॉर्डेट, और ये जो रहेगा ये कॉर्डेट है। तो व्हाई इट इज कॉर्डेट, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा कि भाई नोटोकॉर्ड क्या चीज है। अब नोटोकॉर्ड हमारे में होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है सर है। ठीक है, अभी है? हाँ सर। यस सर। अरे भाई, हम लोग Yes, कॉर्डेटा sir. में आते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमारे में नोटोकॉर्ड है कि नहीं अभी? यस यस सर। नहीं है, अभी नहीं है हमारे में, ठीक है। आगे क्यों बताओ। सर? नहीं, क्यों? चलो आगे देखेंगे, टेंशन मत लो। सर चलो, ये बस एम्ब्रियो वाले फेज में रहता ये है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है, अभी नहीं, ठीक है। अभी वो चेंज हो जाता है, किसमें? वर्टिबल कॉलम। हाँ, वर्टिबल कॉलम, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये डोर्सली होता है ना ये, ठीक है, डोर्सली है यस ना सर। ये। हाँ, तो स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके अंदर आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, मतलब ये जो नोटोकॉर्ड जब वर्टिबल कॉलम में चेंज होता है, बोन में चेंज होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड को अपने अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है, प्रोटेक्शन में रहता है। चलो, तो ये हो गया नोटोकॉर्ड। थोड़ा सा के बाहर स्पाइनल कॉर्ड रहता है? बाहर नहीं रहता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता है। नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ लिखा हूँ बेटा, मैंने नर्व कॉर्ड लिखा है। नर्व कॉर्ड इज डिफरेंट, स्पाइनल कॉर्ड इज डिफरेंट। नर्व कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, नोटोकॉर्ड से वर्टिबल कॉलम डेवलप होगा, देन वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। चलो, ओके सर। बस ध्यान रखना है इतना, बाकी सब आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे आप लोग।
मैं इसको ज्यादा नहीं लिखूंगा, है ना। आप लोग बेटा, चलो मैं शेयर कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वैसे आपका एनसीईआरटी देखो आप लोग 49 पेज, 49 पेज, ये 49 पेज का है ये। हाँ बोलो। हाँ यस सर। ठीक है। चलो, तो अगर ये नहीं समझ आ रहा होगा तो आप एनसीईआरटी देख सकते हो। तो एनिमल किंगडम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा होगा आपको, तो सेलुलर लेवल है, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने अलग टाइप का दिया है। अब सेलुलर लेवल में एग्जांपल मैंने डायरेक्टली पॉरीफेरा लिख दिया है। तो पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसी रहेगी, कौन बताएगा? चीनू बताए। हाँ बताओ भाई चीनू, पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसा रहेगा? ये बेटा ये कलाकारी मत करो स्क्रीन पे। चीनू, पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसा रहेगा? पुष्पा, बेटा जल्दी आंसर किया करो यार आप लोग, क्या है ना इसमें टाइम निकल जाता है। पुष्पा, आस्था, पॉरीफेरा में सिमेट्री कैसे रहेगी? सर मैं बताऊं? राशि, एसिमेट्री सर। एसिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है। और पॉरीफेरा में बॉडी कैविटी या सिलोम, क्या बोलोगे उसमें? चलो कौन बताएगा? अर्पिता, यस सर। अमन, बेटा यस सर नहीं, आंसर दे करो फटाक से। पॉरीफेरा में सिलोम कैसा रहेगा? सिलोम किस टाइप का रहेगा? अमन, आयुष पाठक, हरलीन, सर ए सिलोमेट होगा बेटा, सिलोम तो होगा ही नहीं ना उसमें, ठीक है। देन उसके बाद टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल का देखेंगे तो सिमेट्री के बेसिस पर दो में क्लासिफाई करेंगे एनिमल्स को। एक रेडिएटा जिसमें रेडियल सिमेट्री होगा, रेडियल सिमेट्री दो में होता है, सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंड्रेटा का एक बेसिक एग्जांपल हाइड्रा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये टिश्यू लेवल का होगा, ठीक, समझ आया। तो बॉडी कैविटी Yes. कैसे यस होगी सर। बेटा? रेडिएटा में बॉडी कैविटी, सिलोम कैसा होगा? मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। परवेश बताओ। सर एसिलोन। एसिलोमेट, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछेगा ऐसे एनिमल, ठीक है, जिसमें रेडियल सिमेट्री होता है। आपसे पूछेगा ही नहीं कि भैया सिलेंड्रेटा में क्या होता है, टिनोफोरा में क्या होता है। आपसे क्या पूछेगा? ऐसे एनिमल जो रेडियल सिमेट्री होता है जिनमें, ठीक है, उनका सिलोमिक कंडीशन क्या होगा, बॉडी कैविटी क्या होगा? एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सिलोमेट, ऐसा, ठीक है। देन उसके बाद बाइलेट्रिया, बाइलेटरल सिमेट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक होंगे, तो आपको ये याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, वैसे आसान है ये, आप लोग अगर बेसिक पढ़ लिए हो तो ये सब बन जाता है, ठीक है। तो बाइलेटरल सिमेट्री हो गया, है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन लेवल का आपका प्रोटोस्टोमा एंड ड्यूटरोस्टोमा। अब ये मैंने दो तरीके से क्लासिफाई किया है ना। आपके बुक में थोड़ा सा अलग है, तो बुक का एक बार देख लो। तो विथआउट कैविटी किसके पास होगा बेटा? प्लेटिलिमेंथस, ठीक है। एसिलोमेट, यस दिख रहा है सर। ये? अब देखो मैंने इसको थोड़ा अलग टाइप का क्लासिफाई किया है, आपके बुक में थोड़ा अलग है। आपके बुक में ये तीनों डायरेक्टली दे दिया है, अब इसमें देखने ध्यान से देखो। तो बायलेटरल सिमेट्री भी दो टाइप का होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से। एक होता है प्रोटोस्टोमेटा और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमेटा। अब प्रोटोस्टोमेटा क्या होता है? जब माउथ और एनस बनता है तो बेटा कुछ एनिमल में माउथ का डेवलपमेंट पहले होता है और एनस का बाद में होता है, ठीक है। और कुछ एनिमल में एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, तो उसको बोलते हैं ड्यूटरोस्टोमिक एनिमल। और वही यूसिलोमेट्स होते हैं सब, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। तो ये सर हो गया बेटा आपका। हाँ बोलो। सर ये माउथ के पहले एनस बनता है या फिर एनस के पहले माउथ, तो सर इसका सिमेट्री के साथ क्या रिलेशन है? सिमेट्री के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। सिमेट्री एक अलग फंक्शन है बेटा, एक अलग फीचर है। ये सब डेवलपमेंट के समय सब चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। ओके सर। चलो, तो प्रोटोस्टोमेटा में क्या होगा? माउथ पहले बनेगा, है ना, एनस से। और डिट्रोस्टोमा में एनस पहले बनेगा माउथ से। तो ह्यूमंस में क्या होगा बेटा? माउथ पहले बनेगा, एनस पहले बनेगा? माउथ। एनस पहले बनेगा, क्योंकि हम जो रहेंगे बेटा इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। तो ये ड्यूटरोस्टोमा एनिमल कौन कौन है?
इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और और कॉर्डेटा, ये होते हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखो। तो यूसिलोमेट, तो बायलेटरल सिमेट्री में 3 टाइप के कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू सिलोम। तो यूसिलोमेट, एसिलोमेट, प्लेटिलेमेंट्स, सूडोसिलोमेट, निमेटिलेमेंट्स एंड यूसिलोमेट, एनालिडा से लेकर के पूरा आर्थ्रोपोडा तक, जैसे आपके बुक में दिया है। ठीक है, दिख रहा है 49 पेज में, बहुत कलरफुल अच्छा खासा आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको जानना चाहिए ताकि आगे क्वेश्चंस बन सके। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, याद है मैंने बताया, अब भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कहाँ तक के नॉन कॉर्डेटा होगा, प्रोटोजोआ से लेकर के, सॉरी पॉरीफेरा से ले सकते, इकानोडर्मेटा भैया, पॉरीफेरा से लेकर के फाइलम इकानोडर्मेटा तक नॉन कॉर्डेटा है, और Yes, फाइलम sir. कॉर्डेटा Yes, sir. इज अ कॉर्डेटा। ठीक है, क्यों? हाँ सर। क्योंकि कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए उसको कॉर्डेटा, तो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड के कारण उसको फाइलम कॉर्डेटा बोला जाता है। समझ आया? कॉर्डेटा नाम उसका Yes, इसलिए sir. दिया गया है सर जो क्योंकि हेमिकॉर्डेटा है उसको जो हेमिकॉर्डेटा उसमें पार्शियल नोटोकॉर्ड होता है, कंप्लीट नोटोकॉर्ड नहीं होता, इसलिए हेमी, हेमी का मतलब क्या होता है? आधा, पार्शियल। आधा। ठीक है, तो इसलिए पार्शियल नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए वो हेमिकॉर्डेटा है। समझ आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो सर कॉर्डेटा का हेमिकॉर्ड, देखो, हाँ इसको देखो सर बेटा पहले देखो। हेमिकॉर्ड, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर हेमिकॉर्डेटा में वो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा? सब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसमें एडल्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, वो आगे Yes. पढ़ेंगे बेटा, वो आगे का है। ठीक है, अभी तक देखो कॉर्डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक यू कॉर्डेटा। अब यू का मतलब क्या होता है? किसी के भी नाम के आगे यू डाल दिया। अब जैसे जैसे मान के चलो कि मैं ट्रू क्या बोलते हैं, जय के आगे यू, जय, यू हिम्मत, है ना? जय है कि नहीं? जय है कि नहीं? जयवर्धन कहाँ गया? यस सर। है, तो यू जय वर्धन ऐसा बोलूंगा, मतलब ट्रू जयवर्धन। समझ आया बात? तो ये ऐसा होता है। तो ईयू किसी भी के नाम के पहले प्रीफिक्स में अगर ईयू डालते हैं, दैट इज ट्रू का सिंबल है। ठीक है, तो यू कॉर्डेटा मतलब ट्रू कॉर्डेटा। कॉर्डेटा भी 2 टाइप का है। ठीक है, एक प्रोटो कॉर्डेटा, प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराने जमाने का। प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेटा है, ट्रू कॉर्डेटा, रिसेंट कॉर्डेटा। तो जो प्रोटो कॉर्डेटा है उस, है ना, और ये यू कॉर्डेटा, तो यू कॉर्डेटा को ही हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। यू कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा आता है। वर्टिब्रेटा क्या होता है आगे देखो। अब ये जो प्रोटो कॉर्डेटा है, ठीक है, कॉर्डेटा जो पुराने जमाने का कॉर्डेटा है जिसमें नोटोकॉर्ड है बट वो प्रिमिटिव टाइप का है, तो उसमें 3 सब फाइलम आते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो नोटोकॉर्ड हाफ मिडिल पोर्शन ऐसा। ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन समझ आ रहा है कि नहीं? कॉर्डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर Yes, दिया। sir. हाँ, सर इसमें फाइलम हेमिकॉर्डेटा तो कॉर्डेटा के अंदर दिया है बेटा, ये इसको कभी फाइलम में लेते हैं, कभी सब फाइलम में लेते हैं। ठीक है, अभी अभी ये चेंज कर दिया है, तो मैं आप लोगों को अभी जो चेंज किया गया है उसके हिसाब से बताया हूँ। ये क्या पहले का है? ये सब पहले का है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम में आएगा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये सब फाइलम में आएगा, ये दोनों सब फाइलम। लेकिन पहले इसको सब फाइलम में रखे थे, अभी अभी इसको फाइलम में रखे। ठीक है, तो इसको ना, हाँ इसको ना आप लोग लिख लिया रहना कि ये फाइलम है। ठीक है, ये फाइलम में इंक्लूड किए हैं इसको। ठीक है, ये बहुत पहले का है इसीलिए है, बहुत सारे बुक्स में ये पहले का दिया हुआ है। चलो, तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो Yes, sir. प्रोटोकॉर्डेटा, प्रिमिटिव कॉर्डेटा 2 टाइप का हो गया, एक तो भैया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये तो अब फाइलम में आ गया, फाइलम में कॉर्डेटा होता है। ठीक है, और यू कॉर्डेटा और ट्रू कॉर्डेटा जो रहता है उसके अंदर आएगा आपको वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा भी एक सब फाइलम है। फाइलम कॉर्डेटा में भी वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है। ठीक है, उसको क्रेनेटा बोलते हैं। अब जो वर्टिब्रेटा है ना, अब एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट। एक इनवर्टिब्रेट और एक वर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट कहाँ से कहाँ तक रहेगा?
पोरीफेरा से एकिनोडर्मेटा। नहीं बेटा, और ये भी तो इनवर्टिब्रेट है क्या जी? ये सब भी तो इनवर्टिब्रेट, इनमें कहाँ होता है वर्टिब्रेट? पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा। पॉरीफेरा से लेकर के इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, तो फिर कॉर्डेटा में और इंक्लूडेड है इसके अंदर। हाँ, फिर कॉर्डेटा में दो है, एक नॉन वर्टिब्रेटा और एक वर्टिब्रेटा, तो ये तीनों नॉन वर्टिब्रेटा में कैटेगरी। समझ आया बात? ठीक है, ये आता है एग्जाम में ऐसा, है ना? तो ये सब ध्यान रखना। देन उसके बाद तो इसीलिए मैंने आप लोगों को क्लासिफाई जब किया तो मैं बताया था एक नॉन कॉर्डेटा एक कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेटा भी बोला जाता है, याद आ रहा है? कल की क्लास में मैंने बताया था सैटरडे को, याद आया? नॉन कॉर्डेटा को इनवर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, है ना? मैंने लिखवाया है ये। चलो, देन वर्टिब्रेटा का फिर से ये आपको थोड़ा सा छोटा सा एक है, एक्चुअल में इससे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने दिया है ना? आपके बुक में नहीं है बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? वर्टिब्रेटा आपके बुक में है, ये वाला बहुत डिटेल में नहीं है बट शॉर्ट में है, मैं थोड़ा सा डिटेल में दिया हूँ। आप पेज नंबर 56 निकालो, पेज नंबर 56। यस सर, निकाल। सब लोग निकालो पेज। यस सर, येलो बॉक्स। येलो बॉक्स में दिख रहा है ना? तो वर्टिब्रेटा दिख रहा है, वर्टिब्रेटा इज अ सबफाइलम। यस सर। ठीक है, अब उसके दो डिवीजन है, दो डिवीजन, एक एग्नेथा और एक नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब जिसमें जॉ एब्सेंट है, जॉ समझते हो? जबड़ा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, जबड़े हमारा जो जबड़ा होता है, दैट इज जॉ एब्सेंट, मैंडिबल एब्सेंट। इसमें जो लोअर जॉ है, लोअर जबड़ा जो होता है, मैंडिबल प्रेजेंट, नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा, मैंडिबल एब्सेंट, इसमें दो क्लासेस, ऑस्ट्रेकोडर्म एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्म एंड साइक्लोस्टोमेटा, आपके बुक में सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा दिया है क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म के जो एनिमल है वो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब नहीं पाए जाते, बट पहले थे, लाइक डायनासोर। तो डायनासोर्स थे कि नहीं थे? एक एनिमल है ना सर? यस सर। अभी नहीं है क्या? यस सर। अरे भाई अभी है क्या? यस सर, जू में। फॉर्म है भैया अभी कहाँ है भाई डायनासोर? कहाँ देखते हो? सर जू में नहीं जू में नहीं है सर, नहीं है। कौन बोला? मतलब कौन सर बोला ये? म्यूजियम में। म्यूजियम में? हाँ, जिंदा है क्या? सर नहीं। हाँ, तो अब डायनासोर पहले थे, एनिमल थे, बट अभी वो जिंदा नहीं है इस दुनिया में, बट थे तो ना। तो इस टाइप के एनिमल को एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ऑस्ट्रेकोडर्म इज अ फर्स्ट वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसको आर्मर्ड फिश बोला जाता है ना? वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए आपके बुक में सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा का डिस्क्रिप्शन है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है राउंड, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। साइक्लोस्टोमा का मतलब राउंडेड माउथ, ठीक है? एग्जांपल पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे, ये बहुत बार आया है। मिक्सिन और हैगफिश, ये दो एग्जांपल है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे बोलते हैं, ठीक है, और मिक्सिन को हैगफिश बोलते हैं। तो जो ब्रैकेट में है दे आर कॉमन नेम, लैम्प्रे एंड हैगफिश आर कॉमन नेम ऑफ पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। समझ आया बाबा? यस सर। नेथोस्टोमेटा, देखो नेथोस्टोमेटा में हम देखेंगे दो सुपर क्लासेस। नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस, ये सब आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लासेस, सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास स्पाइसेस और फिशेस, एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्पाइसेस में आपके बुक में दो है क्योंकि ये प्लाकोडर्मी अब अपन नहीं पढ़ते हैं, तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस इज नोन एज कार्टिलेजिनस फिश, एग्जांपल शार्क, एंड ऑस्ट्रिक्थिस इज नोन एज बोनी फिश, एग्जांपल रोहू, कतला, जो आप लोग खाते हो, मतलब जो लोग भी खाते हैं, ठीक है? आप सभी नहीं खाते हो। तो मैं बोलूंगा भाई शार्क में कितनी हड्डियां होती है? इंसान से कम होती है, इंसान से ज्यादा होती है? बताओ भाई रेणुका। ज्यादा होती होगी। रेणुका बोलो। ज्यादा होती है। रेणुका, भूमि, यस सर। कितना होता है बेटा? रेणुका, भूमि, ज्यादा ईशा। होता है। सिंपल, एक ही आंसर आएगा, या तो कम या ज्यादा। ईशा कितना होगा? इंसान शार्क में इंसान ज्यादा होता है। आयुष पाठक सर ज्यादा होती है। जय, सभी लोगों का एक ही आंसर आ रहा है। सर होती नहीं है बेटा, इसमें होती ही नहीं। दे आर कार्टिलेजिनस फिश, दे आर नॉट बोनी फिश, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि भैया कितनी हड्डियां होंगी? 400, नहीं होती है।
बेटा ये कार्टिलेजिनस फिश है, दे आर नॉट बोनी फिश। दो कैटेगरी है देखो, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। बोनी फिश का मतलब होता है जिसमें बोन्स होते हैं, ऐसे फिश जो जिसमें हड्डियां होती है। और कार्टिलेजिनस फिश जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं, उनका जो एंडोस्केलेटन होता है, अंदर का जो ढांचा होता है, दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज इज नॉट अ बोन। ठीक है, दे आर सेमी Yes, सॉलिड sir. स्ट्रक्चर। जैसे आप अपने नोज टिप को छुओ, सब तो ऐसे छू रहे हैं जैसे मतलब पहली बार छू रहे हैं, है ना। नोज टिप इज नॉट मेड ऑफ बोन। सर पिन्ना। पिन्ना, ईयर पिन्ना। सर पिन्ना क्या होता है? ये बताइए इसको, ईयर पिन्ना। ये हमारा ये जो कान, इसको ऐसा मरोड़ा जाता है ना सर, टीचर लोग स्कूल में जाते हैं, आजकल नहीं मरोड़ते। हम लोग जब छोटे थे तो कान का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा तो मरोड़ हो रहा है घर में भी सब बच्चे बोलते लोगों हैं को। ईयर्स और नोज में सॉफ्ट बोन होता है। सॉफ्ट बोन को ही कार्टिलेज बोलते हैं, दे आर नॉट अ बोन। कार्टिलेज, ये Okay, sir. कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये सेमी सॉलिड होता है, दे आर नॉट अ बोन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो आगे चल के जो भी कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल आप पढ़ोगे, है ना, जैसे स्टिंगरे वगैरह हो गया, आगे आप पढ़ोगे, ये सब कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें बोन्स नहीं पाए जाते। ठीक, समझ आया बात है? Sure. यस सर। Yes. है ना। चलो, तो ये वाला क्लासिफिकेशन समझ आ रहा है। देन उसके बाद तो हो गया, ये एग्जांपल मैंने बेसिक बेसिक से लिख दिया है। ठीक है, अधिकतर लोगों का यही दिमाग में रहता है, शार्क मतलब बहुत बड़ा जानवर। ठीक है, तो बेटा लार्जेस्ट फिश कौन होता है? Sir, whale. ब्लू वेल, ब्लू वेल। चार। ब्लू व्हेल इज नॉट अ फिश। ठीक सर है, मैमल है वो। हाँ मैमल्स है वो। यस ठीक है, सर। जैसे हम मैमल्स है ना, वो ब्लू व्हेल भी मैमल्स है। तो सर आपने अधिकतर बताया बच्चे था। लोगों में, मैं बताया था, अधिकतर बच्चे लोगों में यही रहता है, दुनिया का सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, शार्क इज द लार्जेस्ट फिश। ठीक है, शार्क जो रहता है वो सबसे लार्जेस्ट फिश है, क्योंकि वो फिश है इसलिए वो लार्जेस्ट फिश है। ठीक है, Okay, sir. ब्लू व्हेल इज अ मैमल। 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 Sir, हाँ बोलो। sir, हाँ, सर फिर सबसे बड़ी मैमल में ब्लू व्हेल होगी? एक्वाटिक मैमल में ब्लू व्हेल होंगे, और Okay. टेरेस्ट्रियल में हाथी, अफ्रीकन एलिफेंट। Okay, sir. ठीक है, सर हाँ बोलो। सर ये जो फ्लो चार्ट है हम लोग को बना के स्टिक करना है ना बॉल पे। बिल्कुल बेटा, याद करना है, ये ऐसे ही याद होगा, चिपका सर है अभी दीवार भेज में। देना। हाँ चलो, ये भेज दिया हूँ बेटा, ये सब मैं आप लोगों को। टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आएंगी, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एप्स एंड क्लास मैमल्स। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस टेट्रापोडा, Sir. टेट्रा का मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है लिम्स। पोडा का मतलब होता है लिम्स, जैसे हमारे 4 लिम्स होते हैं ना, हमारे हाथ पैर जो होते हैं 4 होते हैं ना हमारे पास, तो वैसे ही एम्फीबिया के पास भी देखियोगे बेटा 4 हाथ पैर होते हैं, रेप्टिलिया Yes, के पास sir. भी। बर्ड्स के पास, अब कई लोगों का दिमाग में जाएगा, सर बर्ड्स के पास तो सिर्फ पैर होते हैं, बेचारी के पास नहीं सर, पंख। जो पंख होते हैं, दे आर, वो भी लिम्स हैं। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म। Yes, हाँ, sir. वो भी लिम्स हैं। चलो, देन उसके बाद एक्सेप्शन होते हैं। अब ऐसा तो ना सर, सांप के पास तो नहीं होता है ना, वो सब विलुप्त हो जाता है, आगे चल के देखेंगे उसको। तो फिशेस एंड एम्फीबिया आर एनेम्नियोटा, जैसे एमनियोटिक कैविटी नहीं बनता है, और जिसमें एमनियन लेयर बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो एमनियोटा कहलाता है। इसको अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस याद रखो। रेप्टाइलिया, एप्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रेप्टाइलिया, एप्स एंड मैमल्स आर एमनियोटा, RAM राम। ठीक है, आर एमनियोटा। चलो, बाकी ये सब आप लोग ना पढ़ लेना बेटा, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से ना डिस्कस किया हूँ। जो क्लासिफिकेशन का है ना, जॉन रे, एरिस्टोटल, मेयर, कैरोलस लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है, हक्सले, स्टिकले, जॉन रे, लेमार्क, रॉबर्ट टैकर, है Yes, ना। sir. ये सीक्वेंस ऑफ ये क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट फाइलम्स हैं एंड देयर एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ये जो एग्जांपल्स हैं पूरा का पूरा पूछूंगा, एक एक Yes, एग्जांपल sir. पूछूंगा। मतलब यस ऑक्टोपस सर। किस में आता है पूछूंगा, बेलेनोग्लोसस किस में आता है, ठीक है, टेप वर्म किस में आता है, तो लीच किस में आता है, ये सब मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, Yes. सेकंड लार्जेस्ट Yes. फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, ये सब मैं अपन आगे पूछूंगा। तो लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। ये सब आप लोगों को ना, ये सब याद करने वाला चीज है। ठीक है, चलो, Yes, ये जो sir. मैंने बताया। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसको आपको याद करके आना है।
नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा रीड करना है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ जब एस्क्रिडेड सिस्टम पढ़ाया हूँ तो, ठीक है। तो ये सब मैं यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है। ये क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे चल के अब सारे जो भी फाइलम्स है उसमें पढ़ेंगे, तो आपको ये पूरा याद करना है नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास तक पूरा याद करके आना है सैटरडे तक, कैसे भी करोगे आप जानो कैसे याद करोगे, लेकिन आपको याद करना है, ठीक है। एस्क्रिडेड Yes, sir. सिस्टम ऑफ एनिमल, फ्लेम सेल, रेनेट सेल, नेफ्रिडिया, एंटीनरी, ये सब आपको याद करना विथ एग्जांपल, मेल्पिजियन, टिबुल, इंसेक्ट, ये सब मैं बता चुका हूँ वैसे आप लोगों को पहले, ठीक है। Yes, sir. मोनोटेलिक एनिमल्स, ये यूरियोटेलिक एनिमल्स याद आ रहा है, यूरिकोटेलिक Yes. एनिमल्स, Yes, सब बताया हूँ, है ना। तो ये हो गया। एंड चलो अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल और वार्म ब्लडेड एनिमल ये अपन देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। नो तो मैं फाइलम स्टार्ट करने से पहले ना पूरा बेसिक मैं बता देता हूँ, ताकि बीच बीच में क्या है ये अपन ज्यादा ना एक ही चीज को देखें, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं बेटा, और वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? चलो मैं जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बताओ बेटा, ईशा बताएगी व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सर जिसमें 2 और 3 चैम्बर हार्ट होते हैं उसमें नहीं बेटा वो अलग है बेटा, वो अलग है। हार्ट के बेसिस पर आप ब्लड हार्ट के बेसिस पर आप उसको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड नहीं बोलते हैं, है ना। सर मैं बताऊं? हाँ सर बताओ। इसमें टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता है। ए बेटा मच्छी बाजार मत लगाओ, कोई एक जन। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। They cannot sustain in extreme temperature conditions. Examples: insect, fish, etc. अच्छा वार्म ब्लडेड क्या होता है? Sir, they are maintaining a constant body temperature. Example: bird and mammals, etc. हाँ मतलब ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू एन चेंज एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर जैसे मान के चलो कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है कितना रहता है भाई, कौन बताएगा? 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अपन जैसे अपन थर्मोमीटर में नापते हैं, तो बाहर अगर 45 डिग्री है टेम्परेचर, तो क्या हमारा भी बॉडी का टेम्परेचर 45 हो जाएगा? सर 45 मतलब 45। ओके सर। 45 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है बाहर एनवायरनमेंट, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? नो सर, नो सर। हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठंड के समय में जैसे 10 डिग्री रहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री में गिर जाएगा क्या? नो सर। नहीं होगा। आप कभी जैसे मनाली वगैरह गए होंगे, जैसे एकदम सीवियर ठंड है, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से क्या 0 डिग्री आ जाएगा क्या? वहां बर्फ जमा रहता है? नो सर। इसका मतलब है हमारा बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एक्सटर्नल क्लाइमेट के मुकाबले। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं दे आर होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्मल और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल क्लाइमेट, ठीक है, दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पॉइसोथर्मल एनिमल्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है, एकदम खूब ज्यादा गर्मी, एकदम आग बरस रहा है बाहर, ठीक है। रायपुर में खास तौर पर ऐसा होता है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक मेंढक को पकड़ो, एक फ्रॉक को पकड़ो, अपने गाड़ी की सीट पर उसको बांध दो और बोलो आज मैं तेरे को रायपुर का सैर कराता हूँ 1 घंटा। 1 घंटे मस्त उसको धूप में घुमाओ, जैसे ही आप उसको देखोगे 1 घंटे बाद वो बेचारा नहीं सर, निकल चुका होगा, भगवान ठीक को है। प्यारा। हाँ वो ऊपर जा चुका होगा टेम्परेचर के कारण, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 45 डिग्री से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ समझ आया? सर धूप में कार के अंदर अगर मेढक को रख देंगे तो भी? तो बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी मरेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। पेट्रोल बचेगा ना। पेट्रोल क्यों बचेगा? बोले ना गाड़ी में सिर्फ एक मेढक को घुमाओ, पेट्रोल मत बचाना घुमाओ ना है। बेटा, सीट पे बांध दो, कहीं मत जाओ, उसको बाहर धूप में रख दो, बांध के, ठीक है। हाँ बाहर धूप में रख दो। क्या बेटा कितना कंजूसी करते हो, मेंढक ठीक है। पे थोड़ा इतना सा जुर्म कैसे मरने से करेंगे? पहले थोड़ा सा उसको घुमा दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसका भी भला करो।
है ना, मार रहे हो तो चलो, तो उसको अगर बहुत मैं ज्यादा हाई मारूंगी टेम्परेचर नहीं, पे मैं कुछ रखोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। समझ आ रहा बात? तो यस इसीलिए सर। आप देखे होगे बेटा, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ये बरोइंग होते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे एकदम हाई टेम्परेचर है तो ये लोग बिल के अंदर रहते हैं। जैसे फ्रॉग वगैरह देखोगे तो थोड़ा पानी में या फिर जमीन के सर नीचे, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते रेप्टाइल्स हैं। स्पेशली। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के बाकी सब वार्म ब्लडेड, सॉरी बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो बर्ड्स और मैमल्स बस अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, ठीक है। तो उसको यस बोलते हैं सर। वार्म ब्लडेड एनिमल। देन उसके बाद देखेंगे बेटा प्रोट्रेंड्रस एनिमल और प्रोटोगाइनस एनिमल, ठीक है। प्रोट्रेंड्रस और प्रोटोगाइनस, ये मैं बताया हूँ क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। प्रोट्रेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस एनिमल्स, ठीक है। प्रोट्रेंड्रस एनिमल वो होते हैं जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर फर्स्ट। तो भाई सीधी सी बात है, दोनों होंगे तभी तो कोई एक मैच्योर हो रहा है, ठीक है। और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर्स फर्स्ट, तो उसको प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो मतलब ऐसे एनिमल जो बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल एनिमल क्या होते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेम एनिमल में, ठीक है। तो वो बायसेक्सुअल एनिमल्स। समझ आया बात कि नहीं समझ आया? यस सर। हाँ बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। देन उसके बाद हम देखेंगे बेटा ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस एंड विविपेरस। अब ये ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस, ये सब टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। जो जो बता रहा हूँ मैंने शीट में दिया है, ठीक है। ये सब आपको याद रखने हैं। ओविपेरस एनिमल क्या होते हैं? जो एग जो लेइंग एग होते हैं, ले करते हैं। जो अंडे देते हैं, ठीक है। एग लेइंग एनिमल्स को बोलते हैं। और विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? गिव यंग बर्थ वंस। है ना, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। जो बच्चे पैदा करते हैं सिंपली, जो अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे इंसान है, तो वो विविपेरस एनिमल्स। समझ आया बात? यस सर। यस यस सर। सर। क्लियर है भाई? हाँ चलो, यस है ना, तो ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद कुछ वर्ड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो आपको मालूम है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ बोलो भाई। गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो रहता है वो दो तरीके से होता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और अगर फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर तो वो इनसाइड द बॉडी। ये सब याद रखना है, नहीं तो बाद में ऐसा मुंह फाड़ के देखोगे, क्योंकि मैं फीचर्स में इसको बहुत नहीं, एक एक जगह मैं नहीं समझाऊंगा, एक सर बार समझा दिया। स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ वो ये सब सर नोट्स में है, नोट्स में है। सर एक थोड़ा सा डाउट। हाँ बोलो। सर सर छिपकली हो गया। रेप्टाइल है, तो सर छिपकली को अगर पानी में डाल देंगे तो वो तो मर जाएगी ना? हाँ बेटा क्यों नहीं मरेगी वो? Yes. सर मैं तो देखी थी एक छिपकली पानी के अंदर बैठी थी। पानी के अंदर डूब के? हाँ फिर वो जिंदा थी? हाँ सर थी ना। मर जाते हैं बेटा वो लोग, यस क्योंकि सर वो लंग्स तो होते कैसे हैं मर जिंदा गई। बच गई? उनके पास लंग्स होते हैं, ठीक है। और लंग्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए कैपेबल नहीं, ठीक है। जैसे हम हैं वैसी छिपकली भी है रेस्पिरेशन के मुताबिक। लंग्स होते हैं? हाँ बेटा लंग्स होते हैं उनके पास। सर ये बुक लंग्स और लंग्स अलग है? ये अलग है बेटा, बुक लंग्स आर डिफरेंट। बुक गिल्स एंड बुक लंग्स दोनों अलग है, लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलो ये समझ आया? यस सर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यस इंटरनल सर। फर्टिलाइजेशन समझ आ रहा है? यस ठीक है। जो सर। बॉडी के बाहर होगा जनरली पानी में होता है, एक्सटर्नल जनरली वाटर चाहिए रहता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और इंटरनल जो रहेगा वो बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। चलो देन उसके बाद हम लोग देखेंगे
के डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट क्या होता है भैया? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब डायरेक्टली बॉडी से बाहर आ रहे हैं, तो वो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे जैसे इंसान बच्चा पैदा करता है, ठीक है, तो वो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो किसके जैसे दिखता है? वो इंसान के जैसे दिखता है। यस सर। अब ऐसा मत बोलना सर वो पापा के जैसे होगा कि मम्मी के जैसे होगा, किसी के जैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो दिखता है इंसान के जैसे है, वही बॉडी का स्ट्रक्चर इंसान के जैसा, ठीक है। लेकिन आप कभी ऐसा कैटरपिलर को देखे हो? ऐसा ऐसा चलते हैं ना सर? यस सर। यस सर। ऐसा चलते हैं ना, कार्टून सर में देखे चिट्टू। होंगे। यस सर। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा। सर तो ये क्या है? क्या है ये? सर इंसेक्ट। इंटरमीडिएट स्टेज है। It is not an insect. It is a larval stage. It is a intermediate stage. ये बटरफ्लाई का इंटरमीडिएट स्टेज होता है। मतलब बटरफ्लाई बनने से पहले और एग के बाद का स्टेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भाई ये एक बटरफ्लाई है, ठीक है, ये एक बटरफ्लाई है ना? तो ये बटरफ्लाई है, तो कायदे से इसका जो बच्चा पैदा होना चाहिए, ठीक है, ये एग देगी। डायरेक्टली बटरफ्लाई से बटरफ्लाई पैदा नहीं होता है ना? ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, तो ये एग निकला, तो कायदे से एग से क्या बनना चाहिए भैया? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। बोलो। यस सर। भाई मुर्गी के अंडे से क्या निकलता है? चूजा। मुर्गी ही निकलता है ना, उसका जो बच्चा है मुर्गी के जैसे यस दिखता सर। है कि नहीं? है ना? कि डायनासोर के जैसे दिखता है? नहीं सर। तो मुर्गी का बच्चा मुर्गी अंडे से बाहर निकलेगा तो मुर्गी जैसे दिखेगा, है ना? जो चूजा होता है उसका, है ना, मुर्गी या मुर्गे जैसा जो भी है ना? तो एग से बाहर निकलने के बाद कायदे से बटरफ्लाई, एग से बाहर निकलने के बाद क्या बनना चाहिए? बोलो। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसके बीच में एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं लार्वल स्टेज। तो वो होता है भैया ऐसा। आप लोग देखे होंगे, यस सर। ठीक है, ऐसा देखता है ना? यस सर। इतना प्यारा नहीं होता है जितना मैं बनाया हूँ, ठीक है। यस सर। तो ये क्या है बेटा? एडल्ट बटरफ्लाई, एग दिया, एग से फिर ये इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज लार्वा, ठीक है। तो ये लार्वा होता है, इसको अपन बोलते हैं कैटरपिलर। हर एक लार्वा का अलग अलग नाम होता है। हाँ बोलो सर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमेशा लार्वल स्टेज ही हो, जरूरी नहीं है ना? कोई जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में और भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लार्वा के अलावा भी होते हैं, निम्फल स्टेज भी होता है अलग अलग एनिमल्स में, लेकिन मैक्सिमम में लार्वल स्टेज होता है। मैक्सिमम एनिमल में इंटरमीडिएट स्टेज इज अ लार्वल स्टेज, मैक्सिमम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा? कायदे से एडल्ट ने दिया एग, एग के बाद बटरफ्लाई बनना चाहिए, बट बटरफ्लाई बनने से पहले वो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है जिसको बोलते हैं लार्वा। अब ये एग से क्या निकला? लार्वा। ये किस तरीके से बटरफ्लाई के जैसे दिख रहा है? किस एंगल से दिख रहा है? किसी भी एंगल से नहीं किसी भी एंगल से नहीं, एकदम घिनौना गंदा सा, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बट अब है, लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या आप बटरफ्लाई अगर आपके हाथ में आके बैठेगी तो आप लोग उसको बैठाओगे? यस सर। लेकिन लार्वा को कभी नहीं बैठा। कैटरपिलर जैसे ही आ गया तो मम्मी करके आप एकदम फेंक दोगे, हाथ को 40 बार साबुन से धोओगे, अजीब सा फील करोगे, भाई आज वो हाथ में चढ़ गया था लार्वा, अजीब सा, ठीक है। जैसे गोभी जैसे काटते होंगे, खासतौर पे गर्ल्स लोग कभी गोभी वगैरह से काटते हैं या मटर को छीलते हैं, तो उसके अंदर एक ऐसा सर वो मटर के अंदर गोभी में भी रहता है। तो आप लोग दे आर लार्वा ऑफ इंसेक्ट। तो अलग दूसरे टाइप के कोई भी इंसेक्ट है उसके लार्वा है, ठीक है। तो वैसे ही बटरफ्लाई का लार्वा होता है इंटरमीडिएट। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है दे आर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ आ गया बात? क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। और डायरेक्ट अगर बच्चा पैदा हो रहा है या एग से डायरेक्टली बच्चा निकल रहा है जो अपने माँ बाप के जैसे दिखता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्लियर हो गया बेटा? ये सब बेसिक चीजें ना आपको याद रखना है, ताकि जब हम फाइलम्स पढ़े
तो यही सारी चीजें होंगी कि फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है ना, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, सेक्सुअलिटी क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है या बाइसेक्सुअल एनिमल है, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें आती है। लार्वल स्टेज के थ्रू होगा डेवलपमेंट या डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट होगा या डायरेक्ट होगा, तो ये अलग अलग फाइलम्स में है। तो आपको क्या है ना, सबको ऐसा लिस्ट बना के एक एक फाइलम्स का जैसे अपन बताते जाएंगे तो आप लोग उसको प्रोजेक्ट बना के चिपका देना है, क्योंकि यही चीजें कॉम्प्लिकेट होती है। बस अगर आपने शुरुआत से जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया है, सिमेट्री, सीलोग, है ना, जर्मिनल लेयर्स, दुनियादारी, जो भी अभी डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन सब जो समझाया है ना, उसको अगर आप याद रखते हो तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन बनाना। बस आपको एग्जांपल याद रखना रहेगा, ठीक है। समझ आ रहा बात? सर हाँ बोलो। Yes. सर बटरफ्लाई कहाँ रहती है? बटरफ्लाई कहाँ रहती है बेटा? एनवायरनमेंट में। मतलब कहीं भी? कहीं भी जहाँ उसको खाना पीना मिलेगा वहां रहेंगे। फिर जहाँ पर वो एग ले कर सके, यहाँ पर वो अंडे दे सके। अंडे भी वो ग्रीन लीव्स वाले जो एरिया होते हैं वहां देते हैं, ताकि इनका जो लार्वा है, दे आर ईटिंग मॉन्स्टर। जितना ये अपने लाइफ में खाते पीते हैं ना बेटा, उससे कई गुना ये लोग खाते हैं। यस सर, ककून बनाने के लिए। हाँ, कई गुना। तो ये लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा होते हैं और इनसे ज्यादा लाइफ इनकी होती है। ये लोग ज्यादा समय तक जीते हैं। ये लोग जो बटरफ्लाई जो होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज के लिए पैदा होते हैं, रिप्रोडक्शन करने के। अंडे दिए, कुछ दिन में मर जाते हैं, फिर बहुत दिनों तक फिर लार्वा जिंदा रहता है। ये एक्चुअल जीता है बढ़िया शान की जिंदगी, ठीक है। लेकिन खूबसूरत जिंदगी नहीं। खूबसूरत जिंदगी, तो खूबसूरत जिंदगी के लिए स्ट्रगल चाहिए रहता है, जो कि लार्वा करता है। खूबसूरत जिंदगी और एक इंडिपेंडेंस जिंदगी, एक खुली लाइफ, एक अच्छी जिंदगी बटरफ्लाई की। आसमान में उड़ के, आसमान में उड़ते हैं, जहां मर्जी है वहां छलांग लगाते हैं, जहां मर्जी है वहां उड़ते हैं, जहां तक जा सकते हैं जाते हैं। जिस फूल से खाना लेना चाहते हैं उस फूल से खाना चुराते हैं, खाना खाते हैं उस फूल से। अपनी मर्जी से घूमते हैं, आसमानों में दूर तक उड़ते हैं जहां तक उनका मन करता है। तो लेकिन उससे पहले वो बहुत स्ट्रगल करती है, इसका लार्वा। उनको वो आसमान तक उड़ने के लिए उनको बहुत खाना पड़ता है, उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो चीजों को खाना ऐसा रहता है। हाँ बोलो सर। लार्वा ही कन्वर्ट होता है क्या सर? लार्वा ही लार्वा ही बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है? लार्वा ही कन्वर्ट होता है बटरफ्लाई, ठीक है। कभी देखना आप लोग वीडियोस। तो यस सर। ये नेचर है, ठीक है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, इससे हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, वैसे मैं बहुत सारे लेक्चर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बताता हूँ। लेक्चर मतलब जो फालतू लेक्चर होते हैं, ठीक है, जीके, जनरल नॉलेज, ये सिर्फ पढ़ाई वाली ही चीजें बता देता हूँ उसमें। तो जैसे ये है, ये हमको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ के बाद, ठीक है। क्या कि इस लाइफ में जाने के लिए इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। काफी दिन इसको ऐसी आलतू फालतू जगह में इधर से उधर मंडराते हुए गुजारना। कुछ लोग तो सर बटरफ्लाई बन भी नहीं पाते इसके पहले ही। कुछ लोग बटरफ्लाई बन भी नहीं पाते, ठीक है। तो एक छोटा सा ऐसे ही मैंने कहीं पढ़ा था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब ऐसी कुछ कोट था किसी का, कि एक आदमी जो है वो देखता है कि जो लार्वा है वो एक जगह रुका है, कोकून बना लिया है। देन उसके बाद वो उस कोकून को फाड़ रहा है। मतलब ये जो लार्वा का जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है वो एक समय के बाद डेड हो जाता है और अंदर बटरफ्लाई का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। वो खाना बंद कर देता है, तब खाना बंद कर दिया, अब अंदर बटरफ्लाई का डेवलपमेंट चालू हुआ इसके अंदर, और आउटर कवरिंग को फाड़ना रहता है। तो एक आदमी ने देखा कि ये जो लार्वा है इसकी जो कवरिंग है कभी कभी बहुत सख्त हो जाती है, एकदम हार्ड कवरिंग हो जाती है। इसका जो बॉडी वॉल है, कैटरपिलर देखे होगे आप लोग, इसका जो बॉडी वॉल है काफी हार्ड हो जाता है। तो उस बॉडी वॉल को फाड़ने के लिए बटरफ्लाई अपने पंखों से बहुत जोर लगाती है, बहुत जोर लगाती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इस कवरिंग से बाहर नहीं आता। तो एक आदमी जो बहुत दयालु रहता है, साफ मन का, अच्छे दिल का, काफी सज्जन इंसान, काफी एक अच्छा इंसान, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसके स्ट्रगल को थोड़ा कम कर दूं ताकि ये अपने आसमान में उड़ सके।
तो वो क्या करता है बेचारा कि उस कवरिंग को हटा देता है, उसको दया आता है, उस कवरिंग को हटा देता है। हटाने के बाद वो बहुत खुश होता है, सोचता है कि मैंने इसका भला किया है। लेकिन अल्टीमेटली वो बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाती है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उड़ेगी नहीं तो फूल का रस लेगी नहीं और खाना नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। तो उस आदमी ने अच्छा किया या बुरा किया? सर बुरा कर दिया लगता है, अच्छा सोच नहीं, के। उस आदमी ने अच्छा किया, सर उनका लेकिन इंटेंशन बुरा अच्छा उसका था। हो गया। सर इंटेंशन अच्छा था पर उनका अंजाम बुरा। इंटेंशन अच्छा था, लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं था, बटरफ्लाई के लिए वो अच्छा नहीं था। अब हाँ इससे ये क्या सीखते हैं? एक्चुअल में ये इस चीज को बताता है कि हर एक इंसान को लाइफ में एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, ठीक इसके जैसा। फिर कभी क्या होता है कि हमको वो स्ट्रगल का एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है, ठीक है। फिर वो शॉर्टकट रास्ते के द्वारा हम सोचते हैं कि हम अपने स्ट्रगल को कम कर लें और हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, स्ट्रगल को अभी तो कम करते हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर इस कम स्ट्रगल के कारण बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो हमारा फ्यूचर होने वाला था वो हमको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि बटरफ्लाई इसीलिए नहीं उड़ पाई क्योंकि जब बटरफ्लाई इस खोल को तोड़ते हैं, मतलब ये जो कवरिंग है, इसको जब वो ब्रेक करती है तो ब्रेक करते समय उसके पंख जो ताकत लगाते हैं, उसी ताकत के कारण उसके पंख मजबूत होते हैं। और जब हमने उसके स्ट्रगल को कम कर दिया तो उसके पंख मजबूत नहीं हो पाए और वो उड़ नहीं सके, ठीक है। और उसको जो एक बड़ा सक्सेस मिलने वाला था इस पूरी दुनिया में, उड़ने का, घूमने का, है ना, वो सक्सेस उसको नहीं मिल पाया। हाँ, उसने इस लाइफ से इस लाइफ में तो वो आ गया, ठीक है, चेंज तो हो गई, बट जिसके लिए वो बनी थी वो कभी उस चीज को पा नहीं सकी। तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि हर एक सक्सेस के लिए, हर एक बड़े सक्सेस के लिए आपको एक बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, और वही जोर आपको अंदर से मजबूत करता है, आपके विल को स्ट्रॉन्ग करता है, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हो, आप मजबूत बनते हो, और वही स्ट्रगल आपको बहुत सक्सेसफुल बनाता है आगे चल के। तो एक्चुअल में हमको नेचर बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम अगर सीखना चाहें तो, हम देखना चाहें तो, हम समझना चाहें तो, और हम उनसे कुछ सीख लेना चाहें तो नेचर हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बट हम ही नहीं चाहते कुछ सीखना। हम सिर्फ जो चल रहे हैं उसी पे चलेंगे, जो जिंदगी जी रहे हैं उसी पे जी। हम एक ऊंची उड़ान क्यों नहीं ले सकते, हम ऊंची उड़ान क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि हम वैसा स्ट्रगल नहीं करना चाहते। आप में से मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम बच्चे जो है, कई लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप के पास पैसा है, हम कॉलेज में एडमिशन ले लें, या माँ बाप पहले से बोल के रखते हैं कि देखो, मैं किसी को पॉइंट नहीं करूंगा, मुझे नहीं मालूम, मैं किसी को नहीं जानता हूँ आप में से, ठीक है, बट कई लोग पहले से दिमाग में डाल देते हैं कि नहीं होगा तो मैं प्राइवेट में डाल दूंगा। ये ठीक वैसे ही है, इंटेंशन तो बुरा नहीं है पेरेंट्स का। हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, हर माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे सेटल हो। ये ठीक वही इंसान के जैसा हो गया जिसने इसकी कवरिंग को खोल दिया था, जाओ तुम जियो, लेकिन उसके पंख मजबूत नहीं हो पाए। ठीक वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का एक एग्जाम होता है, सिर्फ आपके ज्ञान का एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज या आपके इंटेलिजेंसी का एक आपका एग्जाम नहीं होता है। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये इसका एग्जाम नहीं होता। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका नीट हो, आईआईटी हो, चाहे दुनिया इंडिया का सबसे बड़ा सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज, उसमें भी सिर्फ आपका इंटेलिजेंस ही, ठीक है, और आपने कितना पढ़ा है, आपका नॉलेज, सिर्फ वो टेस्ट नहीं होता है। आपका विल पावर, ठीक है, आप कितने मजबूत हो अंदर से, आप में कितना जुनून है, बस उसी का एग्जाम होता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दुनिया का, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता हूँ कि लाइफ में डंडे खाने पड़ते हैं, या तो शुरू में खा लो या बाद में खा लो, और बाद वाला बहुत कष्टदायक होता है और लंबे समय तक होता है। शुरू का जो डंडे खाने रहते हैं, दैट इज स्ट्रगल का टाइम जो होता है, हार्ड वर्क का टाइम होता है, वो कम समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर बाकी का लाइफ
आप अपनी उड़ान उड़ सकते हो। तो ये चीज को बस ध्यान रखना, ठीक है। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूँ कि अपने दम पर करने का सोचो। आप कुछ हो, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बन सकते हो, आप में वो है, पोटेंशियल है, और दुनिया का हर एक बच्चे में पोटेंशियल होता है। बस बात वही है, कौन इस कवरिंग को फाड़ने में कितनी ताकत लगाता है, कौन कितना अपने पंखों को मजबूत करना चाहता है, उसी की उड़ान उतनी ऊपर होती है। तो आप कभी मत सोचो, मैं अपने किसी भी स्टूडेंट को कभी भी क्लास 10th का रिजल्ट या क्लास 12th का रिजल्ट मैं कभी नहीं पूछता हूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं, आपका विल पावर और आपका स्ट्रगल डिसाइड करता है। आप में कितनी क्षमता है, आप कितना पोटेंशियल आप बना सकते हो अपने आप में। अगर कोई बहुत वीक भी है बच्चा, तो भी 2 साल 3 साल अगर वो बहुत एकदम स्ट्रांगली अपने आप में बिलीव करे और बहुत ही मेहनत करे, मैंने देखा है बेटा 50-55% लाने वाले, मतलब 55% लाने वाले भी स्टूडेंट 12th में सेलेक्ट हुए हैं नीट, और 95+% लाने वाले भी नीट में सेलेक्ट नहीं हुए। सिर्फ एक ही अंतर है, कौन इसको फाड़ने में ज्यादा ताकत लगाता है। इंटेलिजेंट होना एक अच्छी बात है, बट हार्ड वर्क ना करना उससे बुरी बात होती है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, हम नेचर से सीखते हैं, ठीक है। तो आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। ओके बाकी आप लोग पूरा पढ़ के आइएगा Yes. नेक्स्ट सेशन में, जितना मैंने Yes, पेज दिया है 11-12 पेज, यस सर। एक रीडिंग करेंगे, अभी तक का याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद हम अब तेजी से जाएंगे।